जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, तब भी उनकी गवर्नमेंट को रन करने में भी जनरल फैज का बड़ा हाथ था, उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस था। और इवन तो जो पार्लियामेंट भी उस जमाने में रन हो रहा था, वो कर्नल लियाकत साहब भी जनरल फैज हमीद के ही आदमी थे, जिनका बड़ा मशहूर जमाना जिक्र होता है ना कि ये पार्लियामेंट जो है वो लियाकत चला रही है, लियाकत से चल रही है। वो लियाकत साहब क्या थे? कर्नल लियाकत थे। तो वो ये तमाम चीजें होती रही हैं जी। अब लेट्स सी, देखेंगे ये मामला किस हद तक अनर्थ होता है। लेकिन इमरान खान साहब को तो मेरे ख्याल से वो सियासी गुरु उनको मानते थे खुद ही, और उन्हीं के कहने पर चलते रहे हैं। बहुत सी चीजें उन्होंने की। ये जो 25 मई वाला लॉन्ग मार्च हुआ था, इसमें तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तो जनरल फैज हमीद खासी हद तक ऑन बोर्ड थे। वो तो चाहते थे कि ये हो उस जमाने में। जब ही वॉज आई बिलीव, आई डोंट नो वाज ही पोस्टेड इन पेशावर और भावलपुर, लेकिन वो वहां पर उस टाइम थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस मामले में। ठीक है, आगे चले जरा, थोड़ा सा इस पे काफी टाइम देखिए, इस पे लगा। उन्होंने अपने 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 बहुत से पौधे जनरल फैज हमीद ने मुख्तलिफ इदारों में लगा के रखे थे, हम्म। जिसमें हमारी जुडिशरी भी शामिल है। हमारे जज साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के मरहूम हो गए, फोत हो गए हैं। शायद उन्हीं के इलाके से उनका ताल्लुक था, वो भी उन्हीं के लगाए हुए वहां पर अपॉइंटमेंट करवाई थी उन्होंने। तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं, जैसे शौकत सिद्दीकी साहब की बदतरफी में भी उनका रोल था। तो लिहाजा ये चीजें बड़ी ऑब्वियस हैं, ये बड़ी चीजें ऑब्वियस हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट, जब वो इमरान खान साहब हुकूमत में थे तब भी। और अब ये देख लेना कि फैजाबाद धरना केस में जो ऑब्जर्वेशन मौजूद थी, उन ऑब्जर्वेशन के बावजूद वो रिव्यू केस क्यों नहीं लगने दिया गया? वो इतना अरसा वो रिव्यू वाला केस नहीं लगा, उसकी वजह क्या थी? कि जनरल फैज हमीद का इन्फ्लुएंस था। यहाँ पर तो हमारे मोअज़्ज़िज़ीन बहुत ज्यादा शोर करते हैं जी कि मुदाखलत मुदाखलत मुदाखलत। वो जो करते रहे वो मुदाखलत नहीं थी, वो मेरे ख्याल से पाक पाक मुदाखलत थी, या वो कहते हैं हलाल मुदाखलत थी। और आज तो मुदाखलत है नहीं, लेकिन इसके बावजूद इल्जाम जो है वो बहुत लगाया जाता है कि जी। और मजे की बात यह है कि वो मुदाखलत का जिस जमाने का जिक्र करते हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ीन छह, जिन्होंने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने भी यानी साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के जमाने की मुदाखलत का जिक्र किया था। बट इवन देन बात ये है कि वो मुदाखलत भी जिस तरीके से जो उनके इल्जाम हैं, वो भी किसी जगह साबित नहीं होते। शोर किया जाता है, लेकिन उस वक्त जो मुदाखलत थी या जो अपॉइंटमेंट्स थी वो हलाल थी। और बहुत से प्रॉक्सीज जो हैं वो उन्होंने अपने फिट कराए अदलिया के अंदर, उनकी इवन के अपॉइंटमेंट तक उनका ये उनका बीच में इसमें रोल था। और वो रोल उनका यानी उनके लगाए हुए पौधे आज भी हमारी आला अदलिया में के अंदर मौजूद हैं। जनरल फैज हमीद के लगाए हुए पौधे आज भी आला अदलिया में मौजूद हैं, या उनके प्रॉक्सीज कह सकते हैं, ये एक जमाने में उनके प्रॉक्सीज थे। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे जरा अब आ जाए जरा, बड़ा बड़ा मैं आई डोंट नो, इस पे आपका कमेंट बहुत जरूरी है जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि जाहिर है आने वाले चीफ जस्टिस की लाइन में सबसे पहले नंबर पर है, उनकी उस दिन की तकरीर और उस तकरीब में उनका अपने मेहमान खसूसी वाली सीट से उठकर कुछ दूसरे मेहमानों के साथ जाकर बैठना सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। क्या उस दिन जो उन्होंने तकरीर की, उसको आप जस्टिफाई समझते हैं? उनको करनी चाहिए थी, ये जरूरत थी उसकी करने की? कहा जा किस रहा है चीज कि का जी? अपने आप को मतनाजा कर लिया है उन्होंने। ये जो तकरीर उन्होंने की है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वही आखिरी हुक्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे गलत फैसले होंगे, सही फैसले होंगे, उसका भी फैसला हम करेंगे। बस उनकी ये राय है जी, मैं क्या कह सकता हूँ? उनको ऐसी राय देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और क्यों उनको ये वार्निंग देने की जरूरत पड़ रही है? क्यों उनको ये शुबा है कि उनके फैसले को पर अमल दरामद नहीं होगा? वजह ये है कि आई गेस डीप इनसाइड हिज हार्ट उनको शायद अंदाजा है कि ये फैसला करने की उनके पास जो है वो इख्तियार नहीं था, आई बिलीव। और ये फैसला जो है वो सीधा सीधा जो है वो वायलेशन है हम्म। आईने पाकिस्तान की, क्योंकि वो आइन को रीराइट करने का एक ही मजाज इदारा है, वो पार्लियामान है। तो पार्लियामान से बालादस्त वो हो नहीं सकते। जो काम पार्लियामान को आईने पाकिस्तान ने दिया हुआ है, वो तशरीह के नाम पर अपने फैसले के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर नहीं कर सकते, वो रीराइट कर गुजरे हैं। तो उनको शायद अब शुबा है कि पार्लियामेंट जो है वो अब मजामत कर रहा है, और पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी जो है वो मनवाने जा रहा है। तो लिहाजा उनको अब शक पड़ गया कि हमारा फैसला अमल दरामद नहीं होगा, तो फिर अदालत की जो है वो उस पर बेतौकीरी होती है। तो भाई ये तो इसमें उनको खुद सोचना चाहिए था ये फैसला देने से पहले। क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये फैसले की जब तफसील या डिटेल रीजनिंग देने का वक्त होगा, उस वक्त हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को 105 पर बुखार हो जाएगा, ऑथर जज को। क्योंकि इसकी रीजनिंग देना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल होना है ये। तो लिहाजा ये अब चीज इस तरीके से है, बट लेट्स सी ये क्या होता है। लेकिन आने वाले दिन में ये फैसला तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा जी, ये फैसला इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, और ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए?
देखिए, आईने पाकिस्तान जो आपको इख्तियार देता है, आप उससे तजावुज़ नहीं कर सकते, अपनी पावर्स ही इनहेरिट आईने पाकिस्तान से करते हैं। और एक सिचुएशन आपने खुद क्रिएट कर दी। एक पार्टी जो कि आपके सामने थी नहीं, उस पार्टी को, और जो पार्टी आपके सामने थी, उससे जो उसके अपने पास सीटें थी, वो तो मखसूस नशिस्तें लेने आई थी, उसकी अपनी सीटें उठा के आपने दूसरी पार्टी को दे दी कि ये भी सीटें आपकी नहीं है। अगर सोचा जाए तो इस तरह का इंसाफ होता है, जिसको कंप्लीट जस्टिस का नाम दे रहे हैं। 187 जिस पर जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो वहां पर इन्वोक हो सकती है जहां पर, आइन तो दूर की बात, जहां पर कानून भी वाजे ना हो। जहां कानून वाजे हो वहां पर भी 187 इन्वोक नहीं होती। जहां तो कॉन्स्टिट्यूशन वाजे था, अब वहां पर 187 इन्वोक कर रहे हैं। यानी इस तरह नहीं हो सकता। जो उन्होंने किया, ये काम उनका इख्तियार था नहीं, ये वो काम कर सकते नहीं थे। ये वजूहत है। ये वजूहात हैं, बिल्कुल ठीक है। और आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में जाहिर है अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो हुकूमत के साथ जो एक लफ्ज फड्डा इस्तेमाल अगर किया जाए तो गलत तो नहीं होगा, तो अभी से ये इसको समझा जाए कि फड्डा स्टार्ट हो गया। देखिए, इससे पहले तक तो उनको मैंने बड़ा फेयर आदमी देखा है। जी और कुछ सवालात, हर इंसान है, उनके ऊपर चीजें आती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, लोग सवालात उठाते हैं उनके ऊपर, उनकी जजमेंट के ऊपर सवालात उठाते हैं, कई कई उठाते हैं, और राइट उनका उठा सकती हैं। तनकीद पर इस्लात होनी चाहिए जी, इसमें तो ठीक। कोई किसी की तस्दीक नहीं है। जो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाला केस है, उसके ऊपर आसिफ जैद खोसर साहब के ऊपर और इनके ऊपर सवालात उठते हैं। लोग ये बातें करते हैं जी जनाब कि वो उस टाइम तो कानून था नहीं, तो कानून के बगैर आपने 6 माह की एक्सटेंशन क्यों दे दी कि आप कानून साजी कर लें। लेकिन आज वो कानून मौजूद है, आज वो कानून बन चुका है, तो कानून बनवा दिया उसका गया ना। उसको बनवा दिया गया। अब उसको देखने का एक और आजादिया ये भी ये है कि कानून नहीं था, तो उन्होंने एक, यानी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, दुरुस्ती के लिए वक्त दे दिया पार्लियामान को, और पार्लियामान ने वो उसकी इस्लाह कर ली। आज तो यानी ये कानून बन चुका है। अब तो एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट होती है तो वो तो एन आइन और कानून के मुताबिक होगी। लेकिन उस टाइम जो 6 महीने का वक्त दिया गया था, उनकी भी दोबारा रीअपॉइंटमेंट ठीक हुई थी, लेकिन बात यह है कि रीअपॉइंटमेंट के लिए जो 6 महीने का वक्त बीच में गैप है ना, उस गैप के ऊपर सवाल उठते हैं, और लोग उठाते भी हैं। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत मुद्दते मुलाजत में तसी या उसकी जो उम्र है वो बढ़ाने के बारे में जो बातें आ रही थी, जिसमें आकर शायद काजी साहब को मजीद टाइम मिल जाए, इस किस्म का अभी भी कोई इरादा रखती है, हो सकता है आप, या समझते हैं कि ये चीज खत्म हो गई हुई है? देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज तो आना ही आना है, आज अच्छा नहीं जी। कल, कल नहीं परसों। ये आपकी मजबूरी है, ये कोई एक पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगा। यानी ये काजी फायद साहब के लिए मामला नहीं होगा। अभी तो देखिए मामला खुल चुका है ना, तो सब चीज़ है, कोई राज वाली बात नहीं है। हुकूमत तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाना चाह रही है। मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया था, कि जिस दिन अगर ख्वाहिश होगी करवाने की आईनी तरमीम, तो आईनी तरमीम हो जाएगी। लोग पूछते थे कैसे, मैंने कहा इसी तरीके से जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में वोट दे दिया था मुस्लिम लीग नवाज ने, तो दे दिया था ना, तो वो हो गया था। क्या वो लोग किसी को तसव्वुर थे, किस बात का वो तसव्वुर कर सकता था कि नवाज शरीफ साहब इतना अच्छा कैद नहीं है, इसके बावजूद वो जब मुल्क से बाहर किए तो उन्होंने ये एक्सटेंशन के लिए उनकी पार्टी ने वोट दिया दिया ना मुस्लिम लीग नवाज ने। तो लिहाजा इसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जरूरत इसलिए है कि एक अगर सपोजिटली रिटायरमेंट एज आप बढ़ाते हैं, तो आपको जो पेंशन के हवाले से बोझ है, वो आप कम से कम उनसे काम तो ले सकेंगे, और नई आसानी खाली नहीं होगी। एक चीज तो ये है, वो 2 साल मजीद काम करेगा। सेकंड, पेंशन के लिए एक अगर चीफ जस्टिस 20 दिन रह कर रिटायर होता है, तो वो उसकी भी वही मुराद है। और जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब 2 साल के लिए आए थे, उनके लिए भी रिटायरमेंट के बाद वही मुराद थी। तो इस तरह चीजें हैं कुछ। और आपने पेंशन का बैकलॉग खत्म करना है, आप किसी न किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी पेंशन आ चुकी हैं। तो लिहाजा ये एक पूरा का पूरा पैकेज आएगा, जिसमें तमाम मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र का फर्क पड़ेगा। इसमें बाकी आम जजेस की रिटायरमेंट एज भी बढ़ाई जाएगी, और आम ब्यूरोक्रेट्स की भी शायद रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए। तो ये एक सारा तरीकाकार है। लेकिन लेट्स सी, देखें जी क्या सिमत इख्तियार करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक आप इस बात की उम्मीद रखें कि ये शायद कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डराएं आप यूथियों के, आप मतलब जो है ना वो तराह कढ़ी जाएं कि शायद करके भी वो आपकी शायद को बड़ा समझ लेते हैं। सर अब मुझे जरा ये बताएं कि आखिर में जनरल फैज साहब पकड़े गए, उनके पकड़े जाने की शायद इमरान खान को अंदाजा था, तो गैर मशरूत माफियों की बात हो रही थी। अब जरा बताएं कि क्या माफी मांगने की वो जो ऑप्शन आप कहते हैं ऑप्शन थी, रहेगी और आगे भी मौजूद रहेगी, तो अब उसमें कितना ज्यादा तशद्दुद आ जाएगा नहीं कि बड़े नहीं, अच्छा जी। मैंने ये नहीं कहा कि वो ऑप्शन उनके पास थी है और वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो पाँव मैं पकड़ने की ऑप्शन। पाँव पकड़ने की मैं कहता हूँ, मैं कहता हाँ हूँ जी, जी बिल्कुल। पाँव वो पकड़ने सर की माफी ऑप्शन थी। माफी मांगने से पाँव पकड़ने से की फर्क है पाँव सर? पकड़ने की ऑप्शन आज भी है, और आइंदा भी रहेगी। वो पाँव पकड़ने वाली ऑप्शन जो एक्सरसाइज करते रहेंगे, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान साहब के पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो चुकी हैं। एक बात तो मैं ये बता रहा हूँ,
ठीक लेकिन है। पांव पड़ने के बाद क्या माफी मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं कि ये शायद इस पर अब बहुत सवालात हैं, क्योंकि मजीद अगर कोई मटेरियल ऐसा सामने आता है तो उनका मामला, मेरा ख्याल है, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा जी। इमरान खान साहब का जो केस है अब, वो जो मामलात हैं उनके काफी ज्यादा संगीन है, और ये कुछ ऐसी चीजें जो कि ऐसा एविडेंस भी होगा जिसके बाद वो उसको उसकी तर्दीद नहीं कर पाएंगे। तरदीद नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में जरा ये मुझे बता दें, ये जरा बड़ा फ्रेंडली सा क्वेश्चन है, इसको आपने मतलब कि सीरियस नहीं लेना। देखिए जो हीरो होते हैं वो सारी कौम के साझे हीरो होते हैं, और शायद जब इमरान खान साहब वर्ल्ड कप जीत के आए थे वो भी पूरी कौम के हीरो थे, बल्कि इतने ज्यादा हसन हसन अयूब जैसे जो नौजवान थे वो तो उनके उनसे इतने मुतासर हो गए कि उनसे पार्टी के टिकट मांगने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए भी चले गए उनके, कि हमें आप टिकट दें, हम आपका इलेक्शन लड़े। हीरो से नौजवान मुतासर हो सकते हैं, हसन अयूब साहब भी मुतासर हो गए, टिकट मांगने गए, टिकट नहीं मिली, जो भी स्टोरी हुई। अब अगर ये अरशद नदीम साहब जो है वो जीत कर आ गए हैं और कौम के हीरो हैं, तो ये सिर्फ हुकूमत के या कुछ मतलब बहुत सारे लोगों के हीरो नहीं है, इसकी क्या वजह है? हीरो तो साझे होते हैं सर। अच्छा, पहली बात ये है कि आपने वो टिकट वाली बात कर दी, तो वो इंसान नहीं जिससे गलती ना हो, और वो अ, बिल्कुल शैतान है जो अपनी गलती पर जो है इतराता रहे, उस पर नदामत महसूस ना करे। तो बिल्कुल मुझसे गलती हुई थी, और गलती के लिए मैं खुद को जो है कसूरवार ठहराता हूँ। और मुझे कुछ लोगों ने समझाया भी था कि अच्छा जी। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये फैन क्लब है। तो मैं भी फैन क्लब का ही हिस्सा था। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ों पर 35 पंचर वाला मामला सामने आया था, तो उसके बाद मैं बड़ा, मेरे लिए चीज़ विजिबल हो गई थी, इनके झूठ बड़े विजिबल हो गए थे। उसके बाद मेरी जो चीज़ मुझे नजर नहीं आती थी, फिर मुझे दिखाई देना शुरू हो पड़ी। मुझे बहुत सी चीज़ें, बहुत से इनके झूठ वो दिखने लग पड़े। तो इसके बाद मैंने भी, अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाह कर ली, जल्दी इस्लाह कर ली। और लेकिन ये है कि जी कौम के हीरो सांझे हैं। अरशद नदीम ने वाकई पाकिस्तान के लिए एक खुशी लेकर आए हैं। He's a bringer of pride for the entire nation. जी। He's a bringer of smile for entire nation. Uh, अरशद नदीम ने साबित किया, ही इज इंस्पिरेशन फॉर आवर यूथ, कि वो भी देखें कि जनाब के आप खुद अपने ऊपर भरोसा करें, मेहनत करें, फोकस करें, तो कामयाबी जो है उसे आप हमकिनार होंगे। और आपके जो हमारे नौजवान हैं उनको कीबोर्ड वॉरियर्स बनने की बजाय एक्चुअली इस सिमत में काम करना चाहिए। और इसमें कामयाबी के बाद आप यंग है, तो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल हो गया ना, करोड़ों रुपए तो उसको इनाम में मिल गए, दुनिया में एक बिल्कुल। नाम बन गया, उस तक दुनिया में एक स्टेटस बन चुका। और अब इसके बाद बहुत से यानी ब्रांड्स वगैरह भी उनसे ये करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे। मेरे ख्याल से आप अगले कुछ दिनों में इश्तेहारात में भी आप उनको देखना शुरू कर देंगे। फिर कोई नाइक जैसे या इस तरह के बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, अब हो सकता है कि उनका वो जो स्पॉन्सर किट ब्रांड पहनना शुरू एम्बेसडर। कर दें। हाँ, ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो, उनकी स्पॉन्सर किट इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको लोगोस लगा लेते हैं, जैसे क्रिकेटर्स करते हैं, पैसा कमाते हैं यहाँ से, जैसे फुटबॉलर्स पैसा कमाते हैं, तो ये भी ओलंपियन है, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ओलंपिक्स का रिकॉर्ड होल्डर है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इनको मजीद एड्स होने 118 हैं। साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जी 118 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अब देख लीजिए, ये तो अब अल्लाह का बड़ा फजल हो गया इनके ऊपर। तो ये हमारे नौजवान दीगर भी ये कामयाबी, इस तरह की कामयाबी हासिल कर सकती हैं। और ये देखें, इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा हुआ मरीम नवाज शरीफ साहबा गई, 10 करोड़ का इनाम भी दिया उनको पंजाब हुकूमत की तरफ से, और एक नई होंडा सिविक गाड़ी भी दी, और उसका नंबर प्लेट भी रजिस्टर करके दी 9297। तो ये भी अच्छा किया है जी, ताकि उनके अपने रिकॉर्ड का आ गया। तो वो, इस पे कुछ लोग जेलसी फील कर रहे हैं, पीटीआई वाले दोस्त, क्यों उनको क्यों जेलसी फील कर फील रहे नहीं हैं? करना चाहिए। अच्छा अच्छा, हसन बस ये मुझे बेवकूफ है, बेवकूफ है। मतलब क्यों, मतलब ये तो कौम का हीरो है, और अगर मरियम नवाज का वहां पर जाना, एक तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, 10 करोड़ रुपया और साथ में गाड़ी और गाड़ी का नंबर भी, फखर होना चाहिए ना इसमें पूरी कौम को सर, ये तो साझे हीरो हैं, तो फिर पीटीआई वाले फखर दोस्त है जी, क्यों इतने फखर है। जेलस हो रहे हैं? बस वो हसद का कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ना, हसद का तो कोई इलाज नहीं है। उसमें आपको तकलीफ जरूर होती है, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होता। आप अपनी जान को जलाते हो, अपने अंदर जलाते हो। देखिए, हसद जो है ना, वो कुछ भी नहीं, मतलब उससे हासिल उसूल कोई नहीं है, उससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो मैं तो यही कहूंगा, तो हसद ना कर, मेहनत कर। तो मेहनत करें नौजवान हमारे, ये कीबोर्ड वॉरियर बनना छोड़ें, फोकस करें, ट्रैक पर जाएं। और देखिए, कुछ दोस्त अभी जबरान अलियास टाइप के लोग जो है ना, वो हमारे नौजवानों को उकसा रहा है। वो चाहता है किसी किसी दफा फिर 9 मई की तर्ज पर को वाक़या करा जाए और लोगों को रियासत के सामने खड़ा कर दे। तो नौजवानों को यही पैगाम है कि आप, और बल्कि उनके वालिदैन को ये पैगाम है कि आप बिल्कुल इनकी बातों में मत आएं। आप, इस मरतबा में खुद आर्मी चीफ के फंक्शन में मौजूद था,
और आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने की कोशिश करेगा तो सामने हमें खड़ा पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अफवाज जो है वो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगी। तो बात ये है कि ये पीटीए वाले जो कायदीन है इन्होंने तो इज़हार लाताल्लुकी कर लेना है। इन्होंने कहना है जी तुसी कौन, हमारा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है, हमारे कारकुनान ही नहीं है। लेकिन अभी यही लोग उकसा रहे हैं कि नौजवान निकले, नौजवान ये करें, नौजवान वो करें, कहीं आईएसएफ का जिक्र हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो कि इनके वालिदैन को सोचना चाहिए कि इनके बेटे को अगर 3 महीने की सजा भी हो जाती है तो उसका रिकॉर्ड ब्लैक हो जाएगा, कल उसको सरकारी नौकरी नहीं। हसन अयूब साहब का इंटरनेट फ्रीज हुआ है, बट वो बता रहे हैं कि वालदैन को सोचना चाहिए कि जो उनका रिकॉर्ड है। देखिए ना, इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने है कि जिन लोगों को इंग्लैंड में एक दफा, जी हसन साहब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। वालदैन को सोचना चाहिए यहाँ से। जी, वालिदैन को ये सोचना चाहिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखें। आप इनको बिल्कुल रियासत के सामने या रियासत के खिलाफ किसी किस्म की भी काम करने से रोकें, डांट डपट करें, सख्ती करें और इनको बाहर ना आने दें। जिस दिन ये बाहर आ गए और रियासत के मुकाबले में खड़े हो गए तो 9 मई वाला इनका हाल होना है, फिर गिरफ्तारियां हो जानी है और फिर उन लोगों ने, आप लोगों ने पछताना है कि जी हमने बच्चों को क्या। देखिए ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये लोगों के, नौजवानों को, बच्चों को मरवाने के लिए पुलिस के सामने खड़ा कर देते हैं। कल शेल उन बच्चों ने सीने पे खाने हैं, कल क्या करना है उनके साथ, क्या कितनी सख्ती होनी है कि फौज सामने आ जाती है। फौज के पास तो शेल वगैरह भी नहीं होते, वहां पर तो बुलेट, दे हैव नथिंग लाइक डंडा, टीयर गैस, रबड़ की गोली नहीं होती। फौज के पास तो सीधी गोली होती है। फिर वहां पर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और खुदा न खास्ता वाकया भी हो सकता है। तो इसलिए इनको सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को फोकस कराएं तालीम के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, ताकि वो पढ़ लिख कर को काबिल अपनी नौकरी जो है वो कर सकें और बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बने, ना कि किसी सियासी जमात का पॉलिटिकल ईंधन बन जाए। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, वो क्या उसे कहते हैं, ठीक है। सवाल का आखिरी जवाब जो है ना वो बड़ा लाजमी होता है कि रावी चैन के अलावा कुछ लिख रहा है या सिर्फ चैन ही चैन लिख रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रावी चैन ही चैन लिख रहा है। ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगस्त और का महीना। ये अगस्त का महीने के एंड में काफी कुछ हो सकता है। और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज, उसके लिए भी टाइम यही महीना, 1.5 महीना ही है। तो आप देख लें, आईनी तरमीम अगर होनी है तो उसी 1.5 माह में होनी है। तो लेट्स सी, टाइम कम और लेट्स मुकाबला सी, सख्त है। टाइम कम और मुकाबला